मैं आदर्श गिरी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे फिजिक्स के 50 एमसीक्यू टेस्ट का, जिसमें 50 एमसीक्यू होंगे और आपको उसके जवाब देने होंगे। अब तक जो आप पढ़े हैं या फिर जो कुछ पेपरों में आया हुआ है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, ठीक है, पीसीएस तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर दीजिए सभी लोग। पहला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट पूछा जा रहा है विद्युत आवेश का। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी किलोग्राम। तो देखिए जो यहाँ पे आपका सही आंसर है विद्युत आवेश का एसआई यूनिट वो है कूलॉम, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का उपयोग किया जाता है? किसको मेजर करने के लिए? ध्वनि को मापने के लिए। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, यहाँ भी ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर दीजिए सभी लोग। गैलन सामान्यतः, गैलन आप लोगों ने सुना होगा, किसके लिए यूज होता है? गति के लिए। ऑप्शन बी एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो देखिए जो गैलन होता है वो आयतन की माप के रूप में यूज होता है। आप कहते हैं 1 गैलन 2 गैलन, तो वो आयतन का मेजर करता है, वॉल्यूम का। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस का प्रश्न है जो अभी हम पीछे कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो जो रेजिस्टेंस है आपका आर होता, रेजिस्टेंस आर होता है, उसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्लियर होगा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर दीजिए सभी लोग। ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है होती है या है? ऑप्शन ए लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी जूल। कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जो है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, सभी लोग जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव यानी कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट है क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन डी सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। ये यूपी ट्रिपल का पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है आपका वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N/m², और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। अगर ये नहीं दिया होता तो पास्कल के थ्रू जाते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी मल्टीमीटर। तो जो वायुमंडलीय दबाव मापते हैं वो नापते हैं हम बैरोमीटर से। मैंने आपको उपकरण की एक सीरीज कराई थी, उसमें मैंने इसको पढ़ाया भी था, तो शायद याद होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी का दिया है हर्ट्ज, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ऑप्शन सी प्रेशर का दिया है पास्कल,
इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का दिया है सीमेंस। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रेशर होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एन अपॉन एम। तो इसी को हमने बोला था पास्कल, तो आपका ये बिल्कुल सही है। और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस यानी कि जी, उसका होता है सीमेंस या ओम इनवर्स या महो या ओम इनवर्स या सीमेंस, ये बिल्कुल ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हम साउंड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को ये तीनों यूनिट। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका फोर्स यानी कि जो बल होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वोल्ट। तो देखिए केल्विन जो होता है ताप का होता है, पास्कल जो होता है प्रेशर का होता है। अब बचा यहाँ पे वोल्ट और न्यूटन, तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है न्यूटन। आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे कौन किसका क्या होता है, हम 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट करेंगे पहले। अगला प्रश्न, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, यानी कि एम मास प्रति यूनिट वॉल्यूम एम अपॉन वी क्या है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी दबाव। तो जो एम अपॉन वी होता है वो होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। आपको समझ में आया है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से यानी कि समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। जो पनडुब्बी में यूज होता है, शायद ये उपकरण भी मैंने आप लोगों को कराया है। तो जो पनडुब्बी में यूज होता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी एपीडियास्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है पेरिस्कोप, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह शायद आपके लिए नया हो। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रोबोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी हेलियोस्कोप, ऑप्शन डी सन मीटर। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हेलियोस्कोप। जो सूर्य को देखने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है हेलियोस्कोप। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न एमटीएस का पूछा हुआ है, हमने नीचे सबका लिखा है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी वैरोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि बैरोमीटर अभी हम पढ़े हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर तो स्पीड मेजर करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आर्द्रता मापी का, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन सी हिप्सोमीटर का, ऑप्शन डी फैदोमीटर का। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश के कारण रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर कार किसके कारण रुक जाती है। ऑप्शन ए चाल के कारण, ऑप्शन बी संवेग के कारण, ऑप्शन सी आवेग के कारण, ऑप्शन डी संपर्क बल के कारण। तो देखिए ब्रेक लगाने पर जो होता है घर्षण लगता है, घर्षण, और घर्षण तो कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में संपर्क बल दिया है। तो घर्षण एक प्रकार का संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। देखिए ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस का प्रश्न है,
इसीलिए इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा संपर्क बल जो होता है वो घर्षण बल होता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बट रीजनिंग में दिया हुआ था, इसीलिए हमने उठा के रख दिया। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी त्वरण। तो देखिए यहाँ पे जो आपका समूह से संबंधित नहीं है वो है द्रव्यमान, मास। ठीक है, अब ये देखिए कैसे, गति चेंज हो सकती है, समय चेंज हो सकता है, त्वरण चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़िए। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? हमने ये याद करने की एक बार ट्रिक बताई है, लेकिन प्रश्न दूसरा है। ऑप्शन ए केंद्राभिमुख, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी तनाव। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी बल अगर केंद्र की तरफ लग रहा है तो वो है केंद्राभिमुख, अगर केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है तो बाहर को बोलते हैं अप। क्या बोलते हैं? अप। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अपकेंद्री बल। बाहर के लिए अप और अंदर के लिए केंद्र। अंदर केंद्र होता है, बाहर अप होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल का पूछा हुआ प्रश्न है। दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए पहला गति नियम, ऑप्शन बी दूसरा गति नियम, ऑप्शन सी तीसरा गति नियम, ऑप्शन डी कोई भी नियम नहीं। तो हमको पता है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है, किसी भी वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हैं वो उतना उस वस्तु पर लगाता है, यानी कि गति का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, वेक्टर मात्रा मतलब सदिश राशि है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी वेग। अगर आप लोगों को याद हो ताऊ का आधा दुआ चाँद से आवे तो भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर यानी कि सदिश राशि में क्या होता है? दिशा होता है, और जिसके पास दिशा होगा परिमाण के साथ साथ वही आपका वेक्टर राशि होगा। तो जो यहाँ पे वेग दिया है वेलोसिटी, इसमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दिशा भी होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। वेक्टर राशि कौन सी है? वो है आपका यहाँ पे वेग। ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी सोनार, ऑप्शन डी स्कूबा। तो जो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का यूज होता है। सोनार इसका फुल फॉर्म भी आता है, और फुल फॉर्म हमने एक बार करा रखा है पहले भी, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, नहीं तो सारी चीज़ें भूल जाएंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही था। अगला प्रश्न, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यांत्रिकी, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी परिमाण। तो एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कब होगी? मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ पे रुकी हुई थी और ये वस्तु यहाँ पहुँच गई चल के, तो इसमें क्या हुआ है? इस वेग के कारण यहाँ पहुँची है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर वेग नहीं देता तो यांत्रिकी होता है यहाँ पे, अगर वेग नहीं दिया होता तो यहाँ पे जो सही आंसर होता वो होता यांत्रिकी, लेकिन यहाँ पे वेग दिया हुआ है तो हम वेग को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लट्टू को घुमाना, यहाँ पे लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल का, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल का, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो लट्टू होता है अपने अक्ष पे घूमता है,
तो ये घूर्णन गति करता है? बिल्कुल नहीं, ये केंद्र की तरफ गति करता है, यानी कि केंद्राभिमुख बल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से करती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप ऊर्जा। तो जो एक गतिज ऊर्जा होता है वो गतिशील वस्तु करती है। अभी कुछ दिन पहले ये शायद हम लोग किए भी हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? 24 नंबर प्रश्न है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी अभिलंबी। तो जो रोलर कोस्टर की सवारी होती है उसमें अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एनटीपीसी का दोनों पूछा हुआ प्रश्न है, जो ऊपर हम किए हैं जो नीचे करेंगे अभी। एक ब्लैटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक जो ब्लैटिंग पेपर होता है वो स्याही कैसे सोखता है? ऑप्शन ए स्याही सुखाकर, ऑप्शन बी केशिका क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी ठोसकरण क्रिया द्वारा, ऑप्शन डी वाष्पीकरण द्वारा। तो जो एक ब्लैटिंग पेपर होता है वो स्याही को सोखता है केशिका क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक समान तली वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कार्य का त्वरण शून्य है, ऑप्शन बी कार्य का वेग शून्य है, ऑप्शन सी कार्य का त्वरण निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन डी कार्य का वेग निरंतर बदल रहा है। तो देखिए जो यहाँ पे सही कथन है वो है ऑप्शन डी, कार्य का वेग निरंतर बदल रहा है। यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है त्वरण है नियत है, कांस्टेंट है, तो ये ऊपर का ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और वेग शून्य हो जाएगा तो वो दौड़ेगी नहीं। आगे बढ़े, ये सीडीएस का पूछा हुआ प्रश्न है और सीडीएस में काफी अच्छे लेवल का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? ऑप्शन ए निम्न तापमान, ऑप्शन बी निम्न गति, ऑप्शन सी निम्न दाब, ऑप्शन डी निम्न घनत्व। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है निम्न घनत्व। अगला प्रश्न देखिए, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी अधिक्य, ऑप्शन सी गुहिकायन, ऑप्शन डी शून्यता। तो जो देखिए जो यहाँ पे आपका सही आंसर है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। बहुत आंसर छोटा सा था पर क्वेश्चन बहुत बड़ा था। हीरे के चमकने का कारण है? ऑप्शन ए कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी बिखराव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो जो हीरा चमकता वो चमकता कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे सभी लोग आंसर दीजिए। टिड्डल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? जो टिड्डल प्रभाव है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परिक्षेपण, ऑप्शन डी अपवर्तन। जो टिड्डल इफेक्ट होता है वो प्रकीर्णन से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रकाश को किसी कोलाइडियल विलयन से निकाला जाता है तो जो प्रकाश का रास्ता होता है वो दिखने लगता है कि वो किस रास्ते से जा रहा है, इसे ही बोलते हैं हम। तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब रास्ता दिखता है। क्लियर है? इसे ही हम बोलते हैं टिड्डल इफेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा, उससे क्या हुआ है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष जहाँ ऑप्शन में होगा उसे ही हिट करना है आपको। ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी मायोपिया। तो देखिए जो मायोपिया होता है वही आपका निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है
यह साबित करती है एकमात्र घटना कौन सी है जिससे हमें पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन ए प्रकाश का फैलना, ऑप्शन बी हस्तक्षेप, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण से हमको पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है किसी। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है इसका किसका उदाहरण है? एक चम्मच जो है टेढ़ा दिखाई देता है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी धारण, ऑप्शन डी केंद्र बिंदु। तो हमने बताया था कि पानी में रखी नींबू का बड़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, मतलब किसी चीज़ का टेढ़ा दिखाई देना, किसका उदाहरण है सब? तो अपवर्तन का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर। ब्रेक लगाने पर एक कार्य मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है, किस बल के कारण रुक जाती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी केंद्रापसारक। तो देखिए जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है घर्षण। इससे पहले हम किए थे कि जो घर्षण है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? नीचे दिए गए कथन में से छांटिए कौन सा गलत है। घर्षण बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ऑप्शन बी घर्षण बल वह बल है जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ऑप्शन सी घर्षण सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होती है। तो देखिए मैं आपको घर्षण के बारे में 3 बातें बताता हूँ। घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। घर्षण बल वह है मतलब कि किसी फिसलने में या स्लाइडिंग में काम आता है। ऑप्शन बी स्लाइडिंग घर्षण चलने में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी घर्षण जो है सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, पर सतह पर निर्भर नहीं करता। सतह मान लीजिए इतना बड़ा है या इतना छोटा है, सतह अगर बड़ा छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सतह अगर खुरदुरा है या फिर स्मूथ है, इसकी जो प्रकृति है इस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है, यहाँ पे दिया है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये गलत है। रोलिंग घर्षण कम होता है, सबसे कम होता है जो घर्षण वो होता है रोलिंग घर्षण। क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सीपीयू का प्रश्न था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अगला देखिए, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे ही न्यूटन ने इसका प्रतिपादन किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाती है, तो इसका क्या होता है? वेग शून्य होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन बी वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन सी वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन डी वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए जब किसी वस्तु को फेंकी जाती है, जब अपने अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो वो गिरना स्टार्ट करती है। ये ऊपर जा रही थी, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच के ये नीचे की तरफ गिरने लगी। तो गिरती क्यों है? क्योंकि इसका वेग क्या हो गया है? 0।
अब देखिए ऑप्शन में वेग शून्य यहाँ पर है, वेग शून्य यहाँ पर है, बाकी ये दोनों तो कट हो गए। अब वेग शून्य होगा, जैसे ही वेग शून्य होगा तो एक बल जो है नीचे की तरफ लगेगा, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम त्वरण बोलते हैं, और वो होता है 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो यहाँ पे जो आपका ठीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि वेग शून्य हो गया और त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी का पूछा हुआ था, मैंने बताया था आप लोगों को। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन ए परावैंगनिक किरण, ऑप्शन बी अवरक्त किरण, ऑप्शन सी कास्मिक किरण, ऑप्शन डी प्रकाशीय किरण। तो देखिए जो सूर्य विकिरण का भाग है अवरक्त किरण, वही गर्म करता है सोलर कुकर को, जिससे खाना पकता है सोलर कुकर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, यानी कि वस्तु के इमेज की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्युत्क्रम, ऑप्शन बी दर्पण सूत्र, ऑप्शन सी परावर्तन का प्रथम नियम, ऑप्शन डी रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है रेखीय आवर्धन, ऑप्शन डी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जब अधिकतम होगा तो उसका आयतन जो है न्यूनतम होगा, यानी कि एक प्रश्न एक आंसर दो प्रश्न। आयतन न्यूनतम कब होगा, घनत्व अधिकतम कब होगा? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे जो आपका ठीक आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों घटनाएं होती हैं, घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये पीसीएस का प्रश्न था आपका। मानव शरीर का औसत तापमान कितना है? ऑप्शन ए 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लगभग में दिया हुआ है, तो मानव शरीर का औसत तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह भंगुर नहीं है, ऑप्शन बी अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, ऑप्शन सी या किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, ऑप्शन डी या ऊर्जा कुशल होता है। तो यहाँ पे जो आपका ठीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी या ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसीलिए इसका माइक्रो ओवन में यूज होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ये प्रश्न हम लोग साउंड वाले में डिस्कस किए थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 10 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 24 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर। तो जो सही आंसर यहाँ पे वो है 17 मीटर, लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा पूछ ले तो वो होगा 16.9 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि श्रोता के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। अब पूरा जो करेक्ट आंसर है वो है 16.9 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है कितना? ऑप्शन ए 13.8 किमी पर सेकेंड, ऑप्शन बी 11.2 किमी पर सेकेंड, ऑप्शन सी 21.3 किमी पर सेकेंड, ऑप्शन डी 14.3 किमी पर सेकेंड। तो इसका सभी लोग आंसर देंगे। ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है और इसको हमने करियर वे के टेलीग्राम चैनल पे 2 से 3 बार कराया गया है। जो भी हमारे करियर वे के टेलीग्राम चैनल से जुड़ा होगा उसको तो आंसर आना ही चाहिए। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इस गति से किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से फेंका जाएगा तो वो पृथ्वी तल से बाहर निकल जाएगी। इसे ही बोलते हैं हम पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। और जो भी हमारे करियर वे के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं,
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाके चैनल को वो करियर वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे आपको डेली क्यूज़ मिलता रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये प्रश्न जो यहाँ पे आज करा रहा हूँ मैं, 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद भी वहीं आपको मिल जाएगा। इसका PDF भी आपको वहीं मिलेगा। तो जाके आप लोगों को जुड़ना चाहिए करियर वे के टेलीग्राम चैनल से। अगर आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इतनी बातें हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है एट इन्फिनिटी अनंत पर। ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी निगेटिव यानी कि नकारात्मक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है वो होती है अनंत पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एक साबुन का बुलबुला सफ़ेद रोशनी के साथ प्रबुद्ध होने पर रंग दिखता है, यह किस वजह से होता है। प्रश्न को बदल दीजिए, साबुन का बुलबुला चमकता है या सफ़ेद चमकता है, क्यों। ऑप्शन ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी ध्रुवीकरण के कारण, ऑप्शन सी व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन डी परावर्तन के कारण। तो जो यहाँ पे आपका ठीक आंसर होगा वो होगा व्यतिकरण, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़िए। ये प्रश्न बहुत SSC का पूछा हुआ प्रश्न है। तारे का रंग इसकी एक संकेत है, किसका संकेत है। तो जो तारे का रंग है पृथ्वी से दूरी का संकेत है, ऑप्शन बी तापमान का संकेत है, ऑप्शन सी चमक का संकेत है, ऑप्शन डी सूर्य से दूरी का संकेत है। तो जो तारे का रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, या तापमान का एक संकेत है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है। मतलब कि कोई पानी है वो बर्फ में बदल गया आइस में, तो इससे बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। पानी जम गया तभी तो बर्फ बना, और जमने को बोलते हैं हिमांक बिंदु, ऑप्शन बी। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, NTPC में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके कम से कम 2 बार 3 बार पूछा गया है, और यही सेम प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, यदि कोई ग्रह पृथ्वी से 4 गुना अधिक दूरी पर हो तो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। और देखिए ये प्रश्न जो है आपका केपलर के गति के तीसरे नियम से है। अगर किसी को भी केपलर के गति का तीसरा नियम पता होगा तो ये प्रश्न बहुत आसानी से कर लेगा। केपलर के गति का तीसरा नियम कहता है कि जो टाइम होता है स्क्वायर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दूरी के, आर के। तो देखिए यहाँ पे T2 दिया है T स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल है RQ के। तो मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा लिख सकता हूँ, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T1 का स्क्वायर अपॉन में T2 का स्क्वायर बराबर होगा R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पृथ्वी 1 साल टाइम लेता है, तो दूसरा जो ग्रह है वो कितना टाइम लेगा, तो T स्क्वायर के बराबर लेगा। पृथ्वी की दूरी अगर 1 है तो इसकी दूरी कितनी है, 4 गुनी, यानी कि 4। इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 64 में जब 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64। तो T स्क्वायर के बराबर होगा 64, कितने के बराबर होगा, T स्क्वायर के बराबर होगा 64, और T बराबर कितना होगा, तो अंडर रूट में 64 यानी कि 8 वर्ष। इस प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ ये नंबर बदल देगा और ये पेपर में पूछ लिया जाएगा और आप लोग गलत करके आ जाएंगे। तो इसको 2-3 बार करिएगा। केपलर का तीसरा नियम भी पूछा जाता है पेपर में। T स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है RQ के। T स्क्वायर यानी कि टाइम पीरियड, RQ यानी कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने टेस्ट का मज़ा भी लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किसके कितने आंसर सही हुए, किसको कितने आंसर आ रहे थे।
ठीक है। एवरेज कम से कम आपको 40 क्वेश्चन तो आने चाहिए थे, 40 क्वेश्चन। अगर इससे कम है तो यानी कि आपको हमारे पूरे क्लास का रिवीजन करने की ज़रूरत है। जो फिजिक्स का पार्ट चला है 500 MCQ का, और बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि NTPC का जो है प्री बीट पास हो चुका है, टेक्निकल बीट बाकी है। अगर टेक्निकल बीट पास हो गया तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तैयारी करते रहिए। कहने का मतलब यही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।